आज की क्लास में हम लोगों ने वेक्टर स्टार्ट करना था। बिकॉज ये वेक्टर की फर्स्ट क्लास होगी एंड देयरफॉर थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। ऑल्दो वी नो दैट वेक्टर्स यू हैव डन comfortably as far as applications in physics is concerned, तो मैथमेटिक्स में जो वेक्टर का पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। इट इज़ नॉट ओनली जस्ट डीलिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, तो उसके लिए एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स की ज़रूरत होगी। तो इसलिए थोड़ा सा उसका जो बेसिक्स है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। व्हाट आर द डेफिनेशंस एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंसेस, क्लासिफिकेशंस। तो आज का लेक्चर में मेजरली हम लोग एलिमेंट्री पार्ट में थ्योरेटिकल पार्ट पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा और नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विद द definition of vector. What do you understand by vectors and how does it is different from the other physical quantities? So अगर आपसे मैं बोलूं कि what is physical quantity, तो वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, राइट। और अगर आपसे बोला जाए कि फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करो, तो प्राइमरली आप बोलते हो कि देयर आर टू काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज कॉल्ड स्केलर्स एंड अदर इज कॉल्ड वेक्टर्स। जब मैं बोलता हूं स्केलर्स को डिफाइन करो, तो आप क्या बोलते हो? व्हाट इज स्केलर? सो स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which needs only magnitude to completely describe it. So those physical quantities which need only the magnitude to describe it completely is called scalars. For example, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं, राइट। जैसे 5 एग्जाम्पल स्केलर्स के कोट करो। अगर आपसे बोलो कि 5 एग्जाम्पल दो जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो आप क्या बोलोगे? स्पीड है, वेरी करेक्ट। डिस्टेंस है, हाँ जी। वर्क है, एनर्जी, वर्क, एटसेट्रा। टाइम, हालांकि टाइम जो है सीडोस वेक्टर भी है, बट एनीवे, तो ये स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो देयर आर मेनी सच स्केलर क्वांटिटीज, जैसे कि टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, एनर्जी, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज वेक्टर, तो है तो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज, बट वेक्टर्स कैसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? किन फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स बोलते हैं? हाउ डू वी डिफाइन वेक्टर्स? तो यूजुअली वेक्टर्स के लिए आप क्या डेफिनेशन देते हो कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as the sense of direction is known as vectors. Although कॉम्प्लेक्स नंबर करते समय थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया था कि ये बात पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं। सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड ओबेज द ट्रायंगल ऑब्लिक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इज टर्म्ड एज वेक्टर। तो ये जो लास्ट में मैंने लिखा, ओबेइंग द लॉ ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, वो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट जैसी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर नहीं है, बट वो उनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन ऑफ द करंट इज जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
फॉर इंस्टेंस फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब बात आई कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड है, जिनमें डायरेक्शन है, और जो लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन को फॉलो करती है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन को फॉलो करती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है, it states that if two physical quantities are represented by two adjacent sides of a parallelogram, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहीं पर मेंशन कर लो, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अब वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। तो टू यूनिडायमेंशनल या similar dimensional physical quantities are represented by two adjacent sides of a parallelogram, both in the sense of magnitude as well as direction. Means पैरेललोग्राम की एक साइड का लेंथ फर्स्ट क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है और उसी के अलोंग उसका डायरेक्शन है। पैरेललोग्राम की दूसरी साइड की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड है और अलोंग द साइड उसका डायरेक्शन है। देन द रिजल्टेंट ऑफ देयर एडिशन इज गिवन बाय द डायगोनल passing through their intersection. Then the diagonal passing through their intersection represents the resultant of addition of those two physical quantities. ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। इस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को अगर मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा कि सपोज करो ये पैरेललोग्राम है और दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रही हैं। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है ऐसे, ये पैरेललोग्राम है, और A and B are two physical quantities which are represented by the adjacent sides of a parallelogram. So let me mark, this is A, ये A है, और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी है, B है। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये दोनों इन दोनों एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रही हैं। मतलब है कि OA and OB, if O is the point of intersection and this is point A and this is point B, say this point is C, पैरेललोग्राम का फोर्थ वर्टेक्स। तो OA और OB रिस्पेक्टिवली अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, OA को हमने लिखा A और OB को लिखा B, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब वेक्टर है नहीं, इसकी बात अभी नहीं करो, मैं सिंपली बोल रहा हूँ ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा? A प्लस B। तो A जो क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? O से A तक की डिस्टेंस, और डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम O टूवर्ड्स A। B जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड क्या है? O से B तक की डिस्टेंस, और डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम O टूवर्ड्स B। तो इनका जो रिजल्टेंट ऑफ एडिशन है इट विल बी गिवन बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू O। तो ये जो डायगोनल है OC, ये OC डायगोनल जो है वो A और B के समेशन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये A प्लस B होगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस बात को फॉलो करती है कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के सेंस में पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका रिजल्टेंट ऑफ एडिशन जो है वो OC होगा, मतलब डायगोनल पासिंग थ्रू O होगा। मतलब इस A प्लस B जो रिजल्टेंट है उसका लेंथ होगा O से C डिस्टेंस, और डायरेक्शन होगा फ्रॉम O टुवर्ड्स C। तो these two physical quantities will be called as vector quantities. और ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर थीटा मेजर कर लेंगे तो पता चल जाएगा OA से कितने एंगल पर वो इंक्लाइंड होगी। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स। इसी को लॉ ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। कैसे? लॉ ऑफ ट्रायंगल के लिए बिकॉज OB और AC दोनों पैरेलल हैं, सेम लेंथ की हैं, तो मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा B, और लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन कुछ इस तरह से प्रोनाउंस्ड होगा कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसे हैं कि दो एडजेसेंट ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स
OA और AC, मतलब A प्लस B हेड टू टेल ऐड करेंगे, मीन्स if two physical quantities are added such that the tail of the first coincide with the head of the second, then the resultant will be given by the third side of the triangle joining the tail of the first to the head of the second. तो ये लॉ ऑफ ट्राइंगल है। तो एक ही बात है, चाहे लॉ ऑफ ट्राइंगल बोलो या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज वन एंड द सेम। तो ये तो हो गया स्केलर और वेक्टर का जो फर्क है, डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि भाई एक नई फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे हैं, उसी जस्ट इसी के साथ साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिफाइंड हुई, तो उसकी क्लासिफिकेशन, हाउ डू वी क्लासिफाई दीज क्वांटिटीज, तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, ये तो आप जानते हो, फटाफट लिखते जाओ जल्दी से। क्या है? अ वेक्टर कैन बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट और एंड अलजेब्राइकली बाय अ वेक्टर A, मीन्स राइटिंग अ सिंबल A and overhead an arrow on it, or AB, A is the initial point, B is the terminal point, and direction is from A to B, that is shown by this arrow. Arrow is drawn from A towards B. तो एरो का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा। अब ज्योमेट्रिकली इसको कैसे दिखाते हैं, तो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का पार्ट जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो, एक टर्मिनल पॉइंट हो। तो लाइन सेगमेंट एक स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में लाइन का वो पार्ट होता है जिसका एक इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से ट्रंकेटेड होता है। तो ये पूरी लाइन है, इसका इनिशियल पॉइंट मान लो एक A डाल दिया, दूसरा पॉइंट एक मार्क कर दिया B, तो A से B एक फिक्स लेंथ हो गई, यही फिक्स लेंथ मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये हमेशा स्केलर को रिप्रेजेंट करता है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को इंटरचेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए AB इक्वल टू BA है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, सिर्फ सेपरेशन का सेंस है। और ये जो लाइन, जिस लाइन से इसको कट किया गया, इसी को सपोर्ट बोलते हैं। तो ये लाइन पूरी सपोर्ट है, और ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं है, रादर सिंपल लाइन सेगमेंट है विच इज रिप्रेजेंटिंग अ स्केलर। वेक्टर में क्या होता है जी? वेक्टर इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब अगर इसी लाइन सेगमेंट में एक डायरेक्शन इंपार्ट कर दी जाए तब वो वेक्टर हो जाएगा। तो A से B की तरफ जैसे एरो लगा दिया तब वो वेक्टर हो जाएगा, जब कोई एरो नहीं लगाया तब ये स्केलर है। तो ज्योमेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ वेक्टर है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स हो गए। A इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है, तो AB वेक्टर आ जाएगा। अगर B इनिशियल पॉइंट लेके A फाइनल पॉइंट करो तो डायरेक्शन ऑफ एरो रिवर्स हो जाएगी, तो इसी का नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर लाइन सेगमेंट में AB इक्वल टू BA है, बट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में AB और BA इक्वल नहीं है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको ऐसे, AB ये हो गया, BA उसी का पैरेलल एंड अपोजिट वेक्टर होगा, जिसको इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। और जिस लाइन का ये पार्ट होगा वेक्टर, उसको बोलते हैं सपोर्ट ऑफ द वेक्टर या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेक्टर। तो लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्ट वो लाइन है जो A और B जो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर है उनको एक्सटेंड करके, अलोंग द लाइन एक्सटेंड करके मिलती है। तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया क्या है, अलजेब्राइकली कैसे लिखते हैं, और ज्योमेट्रिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। तो अब हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। ये अलजेब्राइक हो गया, और ये जो डिस्कशन हुआ ये ज्योमेट्रिक हो गया, ये सब ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो पहले तो फटाफट कुछ क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे आंसर करो। मैंने बोला कि ये डिस्कशन थ्योरेटिकल होने जा रहा है, इसलिए कुछ फ्रेम करके मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, दैट विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडिया। पहला है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ऑब्लिक वेक्टर्स, नॉन जीरो नॉन नल वेक्टर्स that can be formed by joining the vertices of a given convex heptagon oblique hectagon। मीन्स अगर एक कॉन्वेक्स हेप्टागन लेते हैं, हेप्टागन मतलब जिसमें 7 साइड्स हैं, तो उसकी जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस
उसकी वर्टिसेस को म्यूचुअली ज्वाइन करके टोटल कितने डिफरेंट लाइन सेगमेंट बनेंगे और कितने डिफरेंट वेक्टर्स बनेंगे, नॉन जीरो वेक्टर्स। फटाफट आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए आपका। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट एंड हाउ मेनी वेक्टर्स। तो लाइन सेगमेंट के लिए आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि अ पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट जनरेट वन लाइन सेगमेंट। So how many line segment? As many pairs of points. And how many points are there in heptagon? 7. तो number of line segment कितने हो जाएंगे? 7c2. I hope you are able to make out. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 7c2 is the number of line segment. And number of directed line segment या वेक्टर्स भी इसी को बोलते हैं। तो बिकॉज एक लाइन सेगमेंट से दो वेक्टर बनते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट है तो ए बी वेक्टर अलग है, बी ए वेक्टर अलग है, तो इट इज़ 2 टाइम्स 7c2 या 7p2। ये अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी किया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 7c2, इसी को 7p2 भी बोलते हैं। तो 7c2 होता है क्या? 7 इंटू 6 42/2 21 21 2 जा 42, 2 इंटू 21 42। तो 21 लाइन सेगमेंट होंगे और 42 वेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट बी पार्ट में भी ऐसे आंसर हो जाएगा। अब ये तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे किस तरह से फॉर्म हो रही बात। हेप्टागन की बात कर रहे थे ऐसे। ऐसे तो हम इसमें सारे पॉसिबल साइड्स के अलोंग वाले वेक्टर भी बात कर रहे हैं, ये जो डायगोनल्स बनेंगे इन सब की बात करें कंप्लीट। जैसे इसके अलोंग भी दो वेक्टर होंगे, 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 है ना। ये सारे वेक्टर्स हमने इंक्लूड किए। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी पॉइंट से 6 डायरेक्शंस 6 लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट से 6 लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगे। तो 7 पॉइंट है तो 7 इंटू 6 42 लाइन सेगमेंट ड्रॉ होंगे। तो ये तो वेक्टर आ गया सीधे, क्योंकि लाइन सेगमेंट काउंट करेंगे तो 7 इंटू 6 52 होगा, 42 होगा, बट 42 में हर लाइन सेगमेंट 2 बार काउंट हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आपने पहले वर्टेक्स से P1 वर्टेक्स से आपने 6 काउंट किए रिमेनिंग 6 वर्टिसेस को ज्वाइन करके, तो आपने एक्चुअली P1 P3 P1 P3 को एक बार काउंट कर लिया। अब जब P3 वर्टेक्स से 6 करेंगे तो P3 P1 को फिर से काउंट कर लेंगे, तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, 76/2। और बट जब वेक्टर की बात करेंगे तब नहीं डिवाइड करेंगे, तो 76। ऐसे ऑक्टागन में क्या आ जाएगा? तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट हो जाएगा 8c2 28, और नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हो जाएंगे? तो 56। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके। सेकंड क्वेश्चन का रिप्लाई करो फटाफट जल्दी, छोटी छोटी बातें हैं इसलिए इसमें जितना प्रॉम्प्ट रिप्लाई करोगे उतना जल्दी मूव करेंगे आगे हम लोग। हाउ मेनी वेक्टर कैन बी परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन? आई रिपीट, हाउ मेनी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन इन अ गिवन प्लेन कंटेनिंग द लाइन? अगर एक प्लेन में एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो उस लाइन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स हो सकते हैं? सपोज ये स्क्रीन है प्लेन, और इस प्लेन में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर्स होंगे? हाउ मेनी वेक्टर्स कैन बी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इन अ गिवन प्लेन कंटेनिंग द लाइन?
इसके परपेंडिकुलर जैसे देखो, एक वेक्टर ये हो सकता है, एक वेक्टर ये हो सकता है, एक वेक्टर ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन होता है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो दो है, एक फॉरवर्ड अपवर्ड, एक डाउनवर्ड ऐसे। बट मैग्नीट्यूड तो इन्फिनाइट मेनी पॉसिबिलिटीज है। तो कितने वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं? इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मेनी। बात समझ में आई? अब अगर मैं बोलता हूं कि हाउ मेनी वेक्टर्स, नहीं, ये वेक्टर्स के बजाय अगर मैं यहां लिख दूं यूनिट वेक्टर्स, अब बोलो यूनिट वेक्टर्स, तब क्या होगा आंसर? तो किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि सिर्फ दो ही यूनिट वेक्टर पॉसिबल है, एक दिस वे एंड दूसरा दिस वे। ओनली टू यूनिट वेक्टर्स आर पॉसिबल। तो नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर के केस में आंसर हो जाएगा 2। मतलब एक अगर n वेक्टर होगा, n कैप होगा, तो दूसरा माइनस n कैप होगा इस लाइन के परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर। हाउ मेनी वेक्टर्स कैन बी परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इन स्पेस? अगर स्पेस में कोई लाइन है, तो स्पेस में कोई लाइन लेके थ्री डायमेंशनली एक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर लेके अगर रोटेट कर दो तो इन्फिनाइट यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। वेक्टर नहीं, यहां पर वेक्टर तो हमेशा इन्फिनाइट होंगे, क्योंकि लाइन में ही इन्फिनाइट है, प्लेन में इन्फिनाइट है, तो अदरवाइज इन्फिनाइट होंगे। तो इन्फिनाइट आंसर आएगा, इन्फिनाइट। और अगर यहां पर यूनिट वेक्टर कर दूं तो हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स? तो यूनिट वेक्टर्स भी स्पेस में कितने होंगे किसी लाइन के परपेंडिकुलर? इन्फिनाइट। उसका भी आंसर इन्फिनाइट ही आएगा। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, इसको विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे ऐसा कर सकते हैं कि मान लो ये लाइन है और सपोज करो ये सिचुएशन में आपको एक विजुलाइज करा रहा हूं, और ये एक रिंग है, रिंग की एक्सिस के अलोंग जो है ये लाइन है, और ये रिंग का सेंटर है लाइन पर। तो अब यहां से ये देखो, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसी लाइन के परपेंडिकुलर ये इन्फिनाइट मेनी वेक्टर्स हैं। तो स्पेस में इन्फिनिट नंबर ऑफ वेक्टर्स आर पॉसिबल विच आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। चलो इसका आंसर जल्दी से दे दो, क्विक। बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट एंड वेक्टर्स दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस एंड सेंटर ऑफ अ गिवन कन्वेक्स रेगुलर पेंटागन, दूसरा रेगुलर हेक्सागन। सोच समझ करके आंसर देना। अब जब हम नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि वेक्टर्स जो है अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज सेम वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से कुछ तो चेंज होना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन। अगर दोनों सेम हो गया तो दोनों वेक्टर को हम डिफरेंट वेक्टर रिगार्ड नहीं करेंगे, हम सेम वेक्टर रिगार्ड करेंगे। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल मेंशन्ड वी आर टॉकिंग ऑफ फ्री वेक्टर्स। अब फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज वेक्टर क्या होते हैं थोड़ा बहुत आपको पता होगा, अदरवाइज अभी थोड़ी देर बाद डिफाइन करेंगे उसको भी। तो अगर ये रेगुलर पेंटागन है तो रेगुलर पेंटागन में एक बात तो क्लियर है कि वर्टिसेस 5 हैं,
और एक सेंटर भी ले लिया, तो 6 हो गए। अब ये 6 से अगर हम पेयर बनाना चाहें तो 6 नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या आएंगे, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स तो क्लियर है 6c2 आएगा, दैट इज 15। अब ये जो लाइन सेगमेंट हैं, सारे के सारे लाइन सेगमेंट अलग डायरेक्शन में होंगी, डू यू एग्री? जैसे ये 6 तो साइड हो गए, साइड के अलावा ये हो गया, देखो ये जो डायगोनल्स हो गए, इजंट इट? और ये डायगोनल्स के अलावा और क्या आया, तो और ये आ गए, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में है, इनमें से कोई भी दो हैं सिर्फ ये देख रहे हो, ये वाला वेक्टर, इसमें कुछ ऐसे हैं जो पैरेलल हैं वैसे, बट जो पैरेलल है, जैसे देखो, तो अगर मैं बोलूं A5 और A3 है ना, A3 A5 इज पैरेलल टू A1 A2, बट मैग्नीट्यूड चेंज है, तो या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या तो डायरेक्शन डिफरेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आई वुड से दैट 15 लाइन सेगमेंट तो 15 है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वेक्टर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे, बिकॉज नो टू वेक्टर्स आर हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम, राइट? तो अगर कोई मेरे से बोलेगा कि नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, तो डबल ऑफ द लाइन सेगमेंट, नंबर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 15, दैट इज 30। क्यों? क्योंकि या तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या तो डायरेक्शन डिफरेंट है। जब डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड डबल हो गया, और जब मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन चेंज है। ये पांचों साइड में से कोई भी सभी सेम मैग्नीट्यूड की है, राइट, बट किसी का भी डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है। वेयर एज जब हेक्सागन की बात करेंगे, इसका ए वाला पार्ट का आंसर तो आ गया आपका, ए पार्ट का। बी पार्ट मतलब हम नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट तो अनडाउटेडली क्या है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 6 तो वर्टिसेस है और एक सेंटर है 7, 7c2, मतलब 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 21। तो 21 लाइन सेगमेंट्स हैं, बट वेक्टर्स कितने हैं ये बता दो तो जाने, फटाफट बोलो वेक्टर्स कितने हैं, हाउ मेनी वेक्टर्स आर पॉसिबल ज्वाइनिंग दीज वर्टिसेस एंड सेंटर, सेंटर और वर्टिसेस को ज्वाइन करके टोटल कितने वेक्टर्स बनेंगे? अब रेगुलर हेक्सागन की खास बात होती है क्या, कि इसमें बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाएंगे। देखो, तो आपको कुछ तो इंफॉर्मेशन मिल रही। पहली तो जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे कि नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात करें, राइट? अब काउंटिंग थोड़ी सी सिस्टमेटिक करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखते जाओ, नंबर ऑफ वेक्टर्स, पहला अलोंग द साइड्स, अलोंग द साइड्स कितने मिलेंगे आपको, तो अलोंग द साइड्स ऑफ हेक्सागन 6 मिलेंगे, दिस 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 एंड दिस। उल्टा मत लेना, क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स करते हो इधर, तो ये ऑलरेडी इससे मैच कर जाएगा, उसके अपोजिट वाले से मैच कर जाएगा। तो किसी भी साइड के अलोंग एक ही डायरेक्शन में वेक्टर लेंगे, दूसरे डायरेक्शन वाला ऑलरेडी काउंटेड है, तो 6 हो गया, 3 इंटू 2 6। कहने का मतलब है कि कोई भी 3 ले लो यार, 1 2 3 ले लिया, और उसके बाद तो वही उन्हीं के पैरेलल आ जाएंगे हम, तो ये 3 हर एक की करस्पॉन्डिंग 2 ले लो, 3 2 6।
अब केस 2 पे जाते हैं। अब साइड्स के अलॉन्ग तो काउंटिंग हो गई। अब हम लेते हैं अलॉन्ग दी लॉन्गेस्ट डायगोनल, along the longest diagonal. लॉन्गेस्ट डायगोनल के अलॉन्ग कितने हैं? तो लॉन्गेस्ट डायगोनल समझते हो, जो अल्टरनेट एक छोड़ करके एक वर्टेक्स को ज्वाइन करके ये डायगोनल बने, जो ट्रायंगल फॉर्म में मैंने बनाया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। ये शॉर्टर डायगोनल है। बड़ा डायगोनल ये सबसे बड़ा वाला 3 डायगोनल है। कौन कौन से? A1, A1 विद A4, A2 विद A5, A3 विद A6। तो 3 लॉन्गेस्ट डायगोनल है और हर एक डायगोनल से 2 बनेंगे, तो 3 × 2, तो 6 ये आ गए। केस 3, along the shorter diagonal, along the shorter diagonal, तो शॉर्टर डायगोनल से कितने बनेंगे ये भी बता दो भाई। तो शॉर्टर डायगोनल मतलब है ये ट्रायंगल, जैसे एक मैं देख रहा हूं, ये शॉर्टर डायगोनल है, राइट। अब एक ये है, तो इसी के पैरेलल ये है, तो पैरेलल वाला 2 ले लो, एक ये ले लो तो एक ये ले लो, या एक ले लो और उसी के रिवर्स दोनों डायरेक्शन में ले लो, है ना। तो ये तो नहीं ले सकते, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, तो ये टू एंड फ्रो ले लिया एक का। इसी तरह से ये वाला जो शॉर्टर डायगोनल है, ये वाला ले लिया, और ऐसे ये वाला ले लिया। ठीक है जी, तो कितने हो गए? 3 × 2 6। तो किसी भी एक ट्रायंगल का मैंने लिया, मान लो शॉर्टर डायगोनल में हमने ये वाला ट्रायंगल का काउंट किया, ये वाला ट्रायंगल का। अब दूसरा वाला क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मैंने हर एक साइड से 2 ले लिए, तो ये जो है ये एक ले लो, जैसे मान लो हमने ये लिया ये, तो दिस वन एंड दिस वन आर पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली वो काउंट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अगर हम दोनों ट्रायंगल का कंसीडर करेंगे तो 6 से हो गए। अब बात आती है सेंटर। सेंटर से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये किसी न किसी साइड के पैरेलल होगी और सेम लेंथ की होगी, इसलिए सेंटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कोई भी वेक्टर क्रिएट करने में। तो नंबर ऑफ टोटल वेक्टर्स जो होंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स टोटल कितने आएंगे? 18 आएंगे, 18। ठीक है, तो ये हो गया कि थोड़ा सा वेक्टर की समझ और उस पर जो बहुत एलिमेंट्री बातें जैसे पूछ सकते हैं वो क्लियर है। आगे चलते हैं, अब आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें आपको बस फटाफट लिखते जाना है, इसमें कुछ ज्यादा बताने की बात नहीं है। ठीक है, तो जस्ट कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स। नल वेक्टर आप जानते ही हैं, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड, a vector of 0 magnitude and therefore indeterminate direction, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा वेक्टर की होती है इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट, और मैग्नीट्यूड होता है इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अगर आपने बोला 0 मैग्नीट्यूड है तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो गए? कोइंसाइड कर गए, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे फिनिश कर रहे हैं, तो डायरेक्शन इंडिटर्मिनेट हो गई। आप जो डायरेक्शन चाहो वो मान लो, राइट। तो it has indefinite or indeterminate direction. It is also known as identity vector for addition and denoted as O vector or AA vector. Unit vector. A vector with one magnitude, a vector with magnitude unity is called unit vector, and unit vector along the vector A is denoted by A cap. एंड ए कैप कैसे आता है? तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके एक यूनिट वेक्टर आता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर आप उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी।
तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग 2 यूनिट वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर के अलोंग मैंने बोला कितने, 2 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो मान लो हमारा ये वेक्टर ए है। अब इस वेक्टर के अलोंग 2 यूनिट वेक्टर, मतलब कि एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर ले लिया ऐसे, और इसकी 2 डायरेक्शन हो सकती है। या तो डायरेक्शन ऐसे रखेंगे और या तो डायरेक्शन ऐसे रखेंगे, मैग्नीट्यूड वही रहेगी। तो एक को हम बोलेंगे ए कैप, अगर हमारा वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और दूसरा जो होगा वो माइनस ए कैप होगा। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज प्लस माइनस वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है? क्यों? इसके लिए हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अपने आप समझ में आएगा। तो जैसे अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर अलोंग, अगर वेक्टर ए मैं दे दूं आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, तो ए कैप क्या डिफाइन करोगे आप? तो ए कैप इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो आप जानते हो कि इसका मैग्नीट्यूड मॉड ए जो होगा वो होगा रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 3, इजंट इट? तो प्लस माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप बाई 3, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए। यूनिट वेक्टर समझ में आ गया जी? तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ओरिजिन है, यहाँ से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। ओ एक्स के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप बोलते हैं। तो देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइंड, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। और अगर कोई रैंडम स्पेस में वेक्टर ए है तो उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर को ए कैप बोलते हैं। तो एक्स वाई जेड के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप, वी ऑल नो वेल अबाउट देम। तो रिस्पेक्टिवली देखो तो ये आई कैप हो गया यहाँ से, और यहाँ से इधर लिया मैंने एक यूनिट वेक्टर तो ये जे कैप हो गया, और अपवर्ड इधर लिया तो ये के कैप हो गया। ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है तीनों और इसी डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन बिल्कुल, ये एक्स, इसको एक्स वाई जेड को हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, एक्स वाई जेड ऐसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आई कैप और जे कैप को जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो के कैप के अलॉन्ग आना चाहिए। तो ऐसे स्क्रू की डायरेक्शन देखो, आई से जे की तरफ ले जाओ तो इट विल मूव टूवर्ड्स के। तो ये राइट हैंडेड सिस्टम में मैंने ड्रॉ किया हुआ सारा। State whether the following statements are true or false. Zero vector is collinear with each and every vector. कोलिनियर होने के लिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, और जीरो वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट है, इनडेफिनिट है। तो किसी भी वेक्टर के कोलिनियर हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नल वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी और राइट हैंड साइड में एक स्केलर है। तो वेक्टर और स्केलर कभी कंपेयर नहीं हो सकते। मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज 0, ट्रू स्टेटमेंट है। The concept of unit vector is given merely to impart a direction to a physical quantity. Is it true or false? So yes, the unit vector is conceptualized to generate a direction for a physical quantity. जैसे आप बोलते हो force of 5 Newton. So it is an incomplete statement. Force of 5 Newton in what direction?
तो आप बोलते हो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो 5 आई कैप, अलॉन्ग वाई एक्सिस तो 5 जे कैप, अलॉन्ग जेड एक्सिस तो 5 के कैप। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन इंपार्ट करता है। अलॉन्ग ए, अलॉन्ग वेक्टर ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो आप क्या लिखते हो इसको 5 ए कैप। Just multiply the magnitude with the unit vector in corresponding direction, you generate a physical vector quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन इंपार्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया गया। नल वेक्टर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, यस, क्योंकि ऑल्दो हर एक वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, बट नल वेक्टर में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं, इस वजह से वो एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। The displacement of any object will be 2h if a boy is throwing it up by height h and catching back in his hand. अगर आप किसी बॉल को थ्रो करते हो और वापस अपने हाथ में कैच करते हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट h हाइट तक थ्रो करते हो एंड अगेन टेक इट बैक इन योर हैंड, सो द टोटल डिस्प्लेसमेंट will be 0, because displacement is what? The distance between the initial and final point. It doesn't depend on path as such. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। यस, डिस्टेंस विल बी 2h, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये सब बातें आपको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक लास्ट इसका फटाफट जल्दी से आंसर ले लो। राइट द यूनिट वेक्टर अलोंग द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो जो जो डायरेक्शंस, जो जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके अलोंग यूनिट वेक्टर लिखो क्विक जल्दी से, और हर एक का आंसर लिखो। सभी लोग चैट बॉक्स में मेंशन करो हर एक का आंसर। तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, तो ए कैप लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? प्लस माइनस ए वेक्टर बाय मॉड ए, एंड इट इज प्लस माइनस ए वेक्टर तुम्हारा है √2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मैग्नीट्यूड ए कितना है जी? तो 1 + 1 + 2 4 2 हो गया। तो योर आंसर इज प्लस माइनस 1/√2 आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस हाफ के कैप। ये यूनिट वेक्टर हो गया ए के अलोंग। इसी तरह से बी और सी और डी का आंसर लिखिए। बी का तो आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा ही था, तो इसका तो क्लियर है, प्लस माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बाई 3, मैग्नीट्यूड 3 है इसका। ए हो गया, बी हो गया, सी वर्बली दिख रहा है। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, tan π/3 √3 है, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4 2 है, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा सी कैप, क्या हो जाएगा बोलो? ए कैप। ए कैप यहां पर आ जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस tan π/3 √3 जे कैप प्लस साइन अल्फा के कैप बाई इस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका है √3 का स्क्वायर 3 + 1 4 का √2 प्लस माइनस, एंड डी a vector by 2, a vector by 3 and a vector by 2, correct। D में mod a क्या है? mod a is cot a cot b plus cot b cot c
प्लस कॉट सी कॉट ए। और ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ये क्वांटिटी अब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद होगी। सिग्मा कॉट ए कॉट बी 1 होता है। क्यों? बिकॉज आई होप यू नो इन अ ट्रायंगल tan a प्लस tan b प्लस tan c is equal to tan a tan b tan c, and if you divide by tan a tan b tan c you will see this is 1। तो ये मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये ऑलरेडी a कैप है। a इज इक्वल टू a कैप, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस लगा देंगे, दैट्स इट। तो आपको किसी भी डायरेक्शन में, किसी गिवन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड विल बी यूज्ड everywhere in this chapter. So let's come back to some more classifications. जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यूनिट वेक्टर इन स्पेस नॉर्मल टू अ गिवन प्लेन। स्पेस में किसी गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर टोटल कितने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? आई रिपीट, स्पेस में अगर एक प्लेन है, जैसे अपनी बुक को आप कहीं पर भी स्पेस में ओरिएंट कर दो, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं, कितने डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं? तो जैसे मैंने बोला, स्पेस में ये एक प्लेन है, प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के नॉर्मल हम वेक्टर इमेजिन कर रहे हैं। हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स कैन बी ड्रॉन नॉर्मल टू दिस प्लेन? तो 2, एक अपवर्ड और दूसरा डाउनवर्ड, तो 2 ही यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। ये n कैप हो गया, ये माइनस n कैप हो गया। जब आप प्लेन की डायरेक्शन चेंज करो तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया, इसीलिए बोलते हैं कि टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, दैट इज वाई टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन, जब किसी प्लेन की डायरेक्शन स्पेस में फिक्स करनी होती है, a unit vector is given perpendicular to the plane. A unit vector perpendicular to plane is sufficient. तो जैसे प्लेन के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर मैं आपको दे दूंगा तो उसकी डायरेक्शन अपने आप फिक्स हो जाएगी। जैसे मैंने बोला आई कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन प्लेन विल बी अलोंग YZ प्लेन, YZ प्लेन या उसके पैरेलल प्लेन हो जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। बी पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन इन द स्पेस। ये तो हम बात कर चुके हैं, राइट? कितने हैं? इनफिनाइट नहीं, गिवन प्लेन, सॉरी, गिवन प्लेन तो आपको पता ही है 2, और गिवन लाइन इन स्पेस इनफिनाइट। तो ये पार्ट पहले भी डिस्कस हो गया था, यूनिट वेक्टर वाली बात पहले भी डिस्कस हो गई थी। तो थोड़ा आगे मूव करते हैं जी। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, अब जस्ट 2 लाइन की डेफिनेशन है, फटाफट केवल नोट करते जाना है, ठीक है ना? तो आप क्या लिखेंगे? 2 वेक्टर्स A एंड B आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स इफ दे हैव सेम और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। आई रिपीट, लाइक वेक्टर होने के लिए उनका लाइन ऑफ एक्शन या तो सेम हो या पैरेलल हो। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। लाइक वेक्टर होने के लिए उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम या पैरेलल होना चाहिए। अगर उनकी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है तो वो अनलाइक वेक्टर्स बोले जाएंगे। तो these are like vectors, and if they have different line of action then they will be termed as unlike vectors. जैसे B and D ये अनलाइक वेक्टर है, इंस्पाइट अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम भी है तो भी अनलाइक होंगे क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है।
फिर आते हैं इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? इफ टू वेक्टर्स आर सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, देन इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे। एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट वेक्टर्स हो जाएंगे। तो अपोजिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा और एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। देयर लेंथ इज इक्वल एंड लाइन ऑफ एक्शन इज कोइंसिडेंट आर पैरेलल। But two vectors are called equal and opposite vector. Equal and opposite if they have same magnitude and opposite sense of direction. Equal and opposite हो जाएंगे। और अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोला गया, तो उनको अपोजिट वेक्टर्स बोल सकते हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई जी, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो गया। इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं बेटा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई? एनी क्वेरी, एनीथिंग यू लाइक टू आस्क? डज एनीवन हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एंटायर डिस्कशन? कोई भी क्वेरी है तो बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम दो वेक्टर की इक्वालिटी की को अब प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। तो लिख दो इक्वालिटी ऑफ, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, नोट करके लिख दो। देयरफॉर द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल if and only if mod A equal to mod B, they have identical or parallel line of action or support and their direction is same। तो ये तीन बातें होनी चाहिए। पहला, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। दूसरा, उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन या तो सेम हो या तो पैरेलल हो। तीसरा, डायरेक्शन सिमिलर हो। जब ये तीनों प्रॉपर्टी, दो वेक्टर्स तीनों प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, तो उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। या ये बोलेंगे सिमिलरली इसी बात के लिए कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे। ए अगर है तुम्हारा x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, और B जो है तुम्हारा y1 i कैप, y2 j कैप, y3 k कैप, तो A इक्वल टू B कब होगा? इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2 एंड x3 इक्वल टू y3। तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को कंपेयर कर लो, अगर इक्वल आ रहे हैं तो एक भी कंपोनेंट अगर मिसमैच हो गया तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि उनकी डायरेक्शन डिफर कर जाएगी। या तो मैग्नीट्यूड डिफर कर जाएगा या तो सेंस ऑफ डायरेक्शन। पैरेलल ऑब्लिक एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा, एक क्वेश्चन बोला गया, इफ टू वेक्टर्स are two vectors equal if they have equal component in a given direction। क्वेश्चन बोला गया कि अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका किसी गिवन डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम है, तो क्या दोनों इक्वल होंगे? किसी गिवन डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम है तो क्या उनको आप इक्वल बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा कि नहीं, नो, नॉट नेसेसरली। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज अगर मैं मान लूं कि एक डायरेक्शन है, मान लो एक्स एक्सिस ही है, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट सेम है, मतलब है कि एक वेक्टर है जिसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ये है, एक्स कंपोनेंट ये है ए एक्स, तो मैंने इसका जो ए एक्स जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट से अगर मैं वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करता हुआ मैं वेक्टर लिखूं, मतलब इफ आई ज्वाइन ओ विद एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन, आई कैन गेट इन्फिनिट मेनी डिफरेंट वेक्टर्स। इनमें से कोई भी दो वेक्टर सेम नहीं हो सकता भाई, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। बट इन सभी वेक्टर्स का जो कंपोनेंट है, सॉरी,
ये सारे वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो सेम ही है, ठीक है जी। तो ये वेक्टर, 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 ये A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है, A3 वेक्टर है, ये सभी, सबका क्या है, AI AX आई कैप है। एक्स कंपोनेंट सबका सेम है, बट Y और J कंपोनेंट डिफरेंट है। तो ये सब डिफरेंट वेक्टर्स हैं, दिख भी रहा है डिफरेंट वेक्टर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर किसी प्लेन में दो वेक्टर हैं, एक ही प्लेन में दो वेक्टर हैं, तो उनका I और J कंपोनेंट अगर मैच कर गया तो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, बट अगर स्पेस में है तो वो भी गड़बड़ है। तो प्लेन के लिए कोप्लेनर, एक ही प्लेन के दो वेक्टर के लिए उनके दोनों कंपोनेंट मैच करने चाहिए, है ना। और अगर स्पेस के दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए तीनों कंपोनेंट मैच करने चाहिए। तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स A and B have their line of action parallel are called parallel vectors if they have same direction, and they will be called anti-parallel if they have opposite direction. तो अगर पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन हो और सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल वेक्टर बोले जाएंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोले जाएंगे। अब पैरेलल या एंटी पैरेलल बोलते समय मैग्नीट्यूड का कोई सेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं करी जा रही है। तो आई थिंक इक्वालिटी समझ में आ गई, पैरेललिज्म समझ में आ गया, एंटी पैरेललिज्म समझ में आ गया। इसके बाद में लास्ट एक पॉइंट लिख दो, कोलिनियर एंड कोप्लेनारिटी, ठीक है। देन वी कैन डिस्कस दी अदर थिंग्स। तो पर लिखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, a set of vector is called collinear, a set of vector is called collinear, a set of vectors are called collinear if they have same line of action or their line of action are parallel to same line। तो कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जिनमें या तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है या तो लाइन ऑफ एक्शन किसी लाइन के सेम लाइन के पैरेलल है। तो कोई भी दो वेक्टर्स को कोलिनियर बोलेंगे जब उनका लाइन ऑफ एक्शन या तो सेम है या तो एक ही लाइन के पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए कोलिनियरिटी डिफाइन करी जा सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि दो ही वेक्टर की बात करें हम। तो ये सभी वेक्टर देखो आप, तो ये इर्रेस्पेक्टिव कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इर्रेस्पेक्टिव कि उनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सिर्फ उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, बस लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो वो सब कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो कोलिनियर और पैरेलल सिनोनिमस है, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर होते हैं, ठीक है जी। तो कोलिनियरिटी क्लियर है। तो मतलब कोलिनियर वेक्टर्स जो है अपोजिट वेक्टर भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना। फिर कोप्लेनर वेक्टर लिख दो, कोप्लेनारिटी, को मीन्स कॉमन, प्लेनारिटी मतलब प्लेन, कोलिनियर मतलब कॉमन लाइन। तो कॉमन लाइन ऑफ एक्शन या पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन कोलिनियरिटी। कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या है, a set of vectors are called coplanar if their line of action are parallel to same plane or lie in the same plane। अगर बहुत सारे वेक्टर हैं सच दैट उनकी लाइन ऑफ एक्शन या तो एक ही प्लेन में लाई करती है या एक ही प्लेन के पैरेलल है, तो उनको हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। नॉन कोप्लेनर कब होंगे, तो सारे वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू सेम प्लेन होनी चाहिए कोप्लेनारिटी के लिए। अगर एक भी वेक्टर ऐसा है उस सेट में जिसकी लाइन ऑफ एक्शन रिमेनिंग वेक्टर्स की लाइन ऑफ एक्शन के प्लेन में नहीं है तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने सपोज मैंने बोला कि एक प्लेन है,
अब कुछ वेक्टर है जो या तो इसी प्लेन में ही लाई करते हैं, ऐसे, ऐसे कुछ वेक्टर्स हैं, या इसी प्लेन के पैरेलल हैं, ऐसा। तो आइदर दे लाई इन द सेम प्लेन और दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। ये सभी क्या है? ये सब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर। बट अगर एक सिचुएशन ऐसी है कि एक प्लेन में कुछ वेक्टर्स हैं, मान लो ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये सब एक ही प्लेन में है, राइट? बट एक वेक्टर ऐसा है जो इस प्लेन के बाहर है, ऐसा है। तो ये मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 1 2 3 कोप्लेनर है, बट 1 3 4 नॉन कोप्लेनर है, 1 2 3 4 नॉन कोप्लेनर है। एक भी वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो रिमेनिंग वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन के प्लेन से बाहर है, डिफरेंट है, तो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। तो कोप्लेनारिटी या नॉन कोप्लेनारिटी, जैसे अगर मैं बोलूं तो आई कैप एंड जे कैप एंड आई कैप माइनस 2 जे कैप, ये क्या है? कोप्लेनर है। बट अगर मैं बोलूं आई कैप, जे कैप एंड के कैप, नॉन कोप्लेनर है। क्योंकि आई कैप, जे कैप ये एक्स वाई प्लेन और के कैप उसके परपेंडिकुलर है, तो उसकी डायरेक्शन सब, तीसरे वाले की डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर क्लियर है, कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर क्लियर है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक बार सभी लोग बता दो, जितनी जितने टर्म्स मैंने अभी तक डिफाइन किए वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है। तो कोप्लेनारिटी, कोलिनियरिटी एटसेट्रा, इट इज ऑल इंट्रोड्यूस्ड, ऑल दो पहले से ही आपको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं, लिखेंगे फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट। ये तीन बातें कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहले लिखेंगे फ्री वेक्टर्स। तो फ्री वेक्टर्स क्या है? अगर हम किसी वेक्टर को जिसका कोई फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं है, it has a fixed magnitude, it has a fixed direction, but it doesn't have a fixed initial point. That means you can translate this vector to anywhere in the space without changing its magnitude and sense of direction. Then these vectors are called fixed vector या free vector, sorry, fixed नहीं, free vectors। तो लिख दो, free vectors क्या है? The vectors which have no fixed initial point. No fixed initial point, therefore they can be translated anywhere in the space without changing its magnitude and direction. Then they are called free vectors. And most of the vector, unless specified, are free vectors. जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आप दोनों पैरेलल साइड्स के अलॉन्ग वेक्टर को आप क्या बोलते हो? सेम वेक्टर बोलते हो। इसीलिए क्योंकि फ्री वेक्टर जैसा मान रहे हो, आप उसको ट्रांसलेट कर ले रहे हो। अब फ्री वेक्टर्स जो नहीं है उनको हम लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं, आइदर सेमी लोकलाइज्ड और कंप्लीटली लोकलाइज्ड। जैसे कि सेमी लोकलाइज्ड का मतलब जैसे कि ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है वो एग्जैक्टली तो फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसकी लाइन ऑफ एक्शन फिक्स होती है, ठीक है। और कंप्लीटली लोकलाइज्ड मतलब पोजीशन वेक्टर,
जिसका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन इज द फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, तो आप लिख देंगे लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है? अ वेक्टर इज कॉल्ड लोकलाइज्ड इफ इट हैज अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, जिसके इनिशियल पॉइंट को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल पोजीशन वेक्टर, ट्रिवियल एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? तो पोजीशन वेक्टर क्या है और कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए, पोजीशन वेक्टर, एंड हाउ डू यू डिफाइन इट, और यहीं से कंपोनेंट फॉर्म आ जाएगा। तो देखो ऐसा है कि मैंने बोला कि ये मान लो ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, आप सभी लोग ये कोऑर्डिनेट फ्रेम एग्जैक्टली इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। 3 mutually perpendicular lines passing through O is called three-dimensional coordinate system. They formed three-dimensional coordinate system, OX and OY and OZ, and you have to extend these both ways. तो मैं इनको हम एक्सटेंड भी कर दे रहे हैं, ओ एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसको बी पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर दो, ऐसे ओ वाई को भी पीछे बैकवर्ड भी एक्सटेंड कर दो, एंड ओ जेड को भी डाउनवर्ड एक्सटेंड कर दो ऐसे। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम। ओ इज कॉल्ड ओरिजिन, ये है तुम्हारा जेड डैश, ये है वाई डैश, और ये है एक्स डैश। एंड ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां पर हम मानते हैं कि ऑब्जर्वर बैठा हुआ है कोई भी पॉइंट स्पेस में कहीं भी है। मान लो एक पॉइंट स्पेस में यहां है P, तो इस पॉइंट P की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए ऑब्जर्वर इस पॉइंट P की पोजीशन को कैसे डिटरमिन करेगा? तो वो O से देखेगा P की तरफ। तो in order to locate the position of P in the space from origin, if a vector is drawn, it is called position vector of point P. तो इस पोजीशन वेक्टर को हम R से डिनोट करते हैं, यूजुअली R से। तो मैंने RP लिख दिया क्योंकि मैं P का पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं। तो लिख दिया। अब क्या लिखेंगे आप? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? अ वेक्टर इंडिकेटिंग द पोजीशन, a vector indicating the position of P P का कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स वाई जेड, in the space is called position vector. In the space is called position vector of P, denoted by OP और RP वेक्टर। डायग्राम पे आप देख रहे हो रेड कलर से जो वेक्टर ड्रॉ किया गया है, ये P का पोजीशन वेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा है। अब इसका इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O विद P डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट P। सिंपल। अब इस वेक्टर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कंपोनेंट के फॉर्म में? तो देखो उसके लिए क्या करेंगे कि आप पॉइंट P से आप XY प्लेन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब ध्यान से फटाफट साथ के साथ ड्रॉ करते जाओ। तो मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर M है, मतलब पॉइंट P से XY प्लेन में ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर PM। अब पॉइंट M से दो लाइंस ड्रॉ करो, एक पैरेलल टू X एक्सिस एंड मीट Y एक्सिस, एंड एक पैरेलल टू Y एक्सिस दैट मीट्स X एक्सिस समवेयर। अब ये जो आया ये हो गया बेसिकली क्या, ये XY प्लेन में एक रेक्टेंगल बन गया ऐसा, और इस प्लेन के नॉर्मल है तुम्हारा PM। ये डायरेक्शन इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स P।
अब अगर मैं पॉइंट M को O से ज्वाइन कर दूं, O से M को ज्वाइन कर दूं ऐसे, अब जरा ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। अब यहां समझने वाली बात क्या है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, P का कोऑर्डिनेट है, राइट। और जब आप किसी एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं तो वही वाला कोऑर्डिनेट चेंज होता है। मतलब जब हम जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट वेरी करेगा जेड के पैरेलल। अब यहां कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, मूविंग, ये नोट करके लिख दो कहीं पर, मूविंग, ये 3D की कुछ बेसिक बातें हैं, मूविंग पैरेलल टू, परपेंडिकुलर टू, ऐसे लिखो, मूविंग परपेंडिकुलर टू एन एक्सिस डज नॉट चेंज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो अगर आप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हो, जस्ट आंख बंद करके इमेजिन करो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, वाई के परपेंडिकुलर जा रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो हाइट जेड कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अगर आप एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहे हो तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ जेड मूव करेगा। अगर वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई और जेड वाला फिक्स हो जाएगा। ये बात की समझ अगर आपके अंदर है तो जब आप P पॉइंट से M आते हो तो कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, क्योंकि P से M आने में एक्स वाई के परपेंडिकुलर आ रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो होता है। फिर जब आप M से यहां आए A पर, M से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉप किया तो आप y एक्सिस के अलोंग आए तो y एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज, y वाला कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, बट x एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं इसलिए x सेम रहेगा, तो ये x 0 0 आ गया। ऐसे जब y एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएंगे, अब मान लो B पॉइंट पर आ गए B, तो B कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, तो B का जो है x 0 हो जाएगा और y रहेगा क्योंकि y एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, z 0 हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर P से जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ट्रेवल करो आप, जेड के परपेंडिकुलर, तो C पॉइंट जो मिलेगा यहां C, ये C पॉइंट का 0 0 और जेड हो जाएगा ऐसे। ये समझ आपके अंदर में अगर है तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कुछ चीजें, ये लेंथ x है तो x और डायरेक्शन i, x i कैप वेक्टर हो गया OA वेक्टर, तो OA वेक्टर हमारा क्या आ गया, OA वेक्टर इज x i कैप। OB वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, OB, तो OB वेक्टर ये वाला है, OB वेक्टर या AM वेक्टर एक ही होगा, तो OB वेक्टर इज इक्वल टू AM वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, y j कैप, एंड OC वेक्टर इज इक्वल टू MP वेक्टर इज इक्वल टू z k कैप, एंड देयरफॉर आरपी वेक्टर हमारा क्या आएगा, आरपी वेक्टर जो है दैट इज ओपी, ओपी कैन बी रिटन एज हेड टू टेल एडिशन में OA प्लस AM प्लस MP। OA वेक्टर हमारा क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां से एक बात हमने प्रूफ करी, प्रूफ किया मैंने, ऐसा नहीं कि बोला कि क्रैम कर लो, प्रूफ किया क्या, that the position vector of any point is obtained by writing a vector, पॉइंट अगर x, y, z है तो एक वेक्टर लिखो जिसमें x कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट होगा, y कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट होगा, z कंपोनेंट z कोऑर्डिनेट होगा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी कंपोनेंट्स जो हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर हैं, ऑफ पॉइंट है, उनको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली x y z है। यहीं से एक और बात समझ में आई कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर OP क्या होगा, तो ये हो जाएगा OP लेंथ, और OP लेंथ क्या होगी, तो अंडर रूट ऑफ OM स्क्वायर, क्योंकि ये 90 होगा ना,
ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। और ओ एम स्क्वायर क्या होगा, तो ओ एम स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ये भी राइट एंगल है, ये 90 है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ये ओ एम स्क्वायर हो गया, और प्लस एम पी स्क्वायर। अब आपको क्लियर है, ओ ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसके कंपोनेंट के स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, कैसे मिलेगा, और उसका कंपोनेंट से क्या रिश्ता है, और कंपोनेंट से मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी बातें आप पहले से जानते थे, मैंने एक बार रीफर्निश किया, फ्री वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर को समझाने की कोशिश करी। आप सभी लोगों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अगर कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। देखो, अभी मैंने बोला था कि ये क्लास बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लास है, बट बिलीव मी दैट दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इतना सिंपल चैप्टर भी नहीं है, और इसमें आपको डिफरेंट सोच डेवलप करनी पड़ेगी अगर अच्छे लेवल पर काम करना चाहते हो तो। नॉर्मली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और सिंपल सिंपल क्वेश्चन करना तो अलग बात है, बट अगर आपको प्रॉपर समझना है इसको आगे, क्योंकि यही वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ यही आगे चल के टेंसर्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपके बीटेक में। तो अगर ये जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे समझे रहोगे तो यू विल बी एबल टू डू इट इन नाइसली, अदरवाइज तो फिर लोग क्रैम करते हैं सिंपली। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, पोजीशन वेक्टर का कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। इसके बाद में फटाफट जरा कुछ क्वेश्चंस के कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। State whether following statements are true or false. Two vectors are equal if they have equal component respectively along given two mutually perpendicular directions. Two vectors are called equal if they have equal component respectively along given two mutually perpendicular directions. तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट सेमी ट्रूथ है क्योंकि ये नहीं स्पेसिफाई किया गया कि वो वेक्टर्स एक प्लेन में वेक्टर्स की बात हो रही है या 3D स्पेस में। तो सेमी ट्रूथ जैसा कोई चीज नहीं होता मैथमेटिक्स में, ट्रू मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज आई कैन गिव यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस x k कैप या z k कैप, ये एक वेक्टर है rz, एंड यू कीप ऑन द वैल्यू ऑफ z r1 r2 r3 r4, and I can write infinite number of vectors. They have same component in two mutual perpendicular directions. है ना? तो इन सब का x और y कंपोनेंट सेम है, बट ये सब डिफरेंट वेक्टर्स हैं। तो ऑल्दो ये सेम है सब में, बट ये डिफरेंट वेक्टर्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। बी, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो अगर आप बोलते हो कि x1 आई कैप प्लस, मतलब वही बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दी थी, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे अगर मैंने बोला ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप इज इक्वल टू bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है।
इफ एंड ओनली इफ कब होगा इक्वालिटी? जब ax इक्वल टू ए वाई हो, बी एक्स हो जाए, ए वाई इज इक्वल टू बी वाई हो जाए, और ए जेड इक्वल टू बी जेड हो जाए। इन तीनों में से कोई भी एक मिसमैच हुआ तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। हाँ जी, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। State whether following statements are true or false. Given two non-zero, non-collinear vector A and B. A plus 2B, A minus B, A plus B are always co-planar. अब बेटा देखो, अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो उनसे एक प्लेन जनरेट होगा, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन ये बोलता है कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हो, जैसे ये A है ये B है, तो इनका मान लो ऐसे बोलो कि ये A है और ये B है, A वेक्टर B वेक्टर हो गया और ये A वेक्टर हो गया। तो A प्लस B कहाँ होगा? तो A प्लस B इसी प्लेन में होगा, ये A प्लस B हो गया। A माइनस B कहाँ होगा? तो ये A माइनस B हो जाएगा, ये A प्लस B था, ये A माइनस B। A प्लस 2B क्या होगा? तो B यहाँ है तो 2B इसी का डबल स्ट्रेच कर देना, तो डबल ऑफ B यहाँ आ जाएगा ऐसे, और A में उसको ऐड करोगे तो पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, ये A प्लस 2B हो जाएगा। तो जितने भी ये वेक्टर मिलेंगे A और B के कॉम्बिनेशन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड करना, वो सारे वेक्टर इसी प्लेन में होंगे, तो ये सब कोप्लेनर होंगे। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। 3a 5a माइनस 2a और कोलिनियर, हाँ, क्योंकि आप किसी भी वेक्टर a में जब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी डायरेक्शन में आपको दूसरा वेक्टर मिलता है। माइनस मल्टीप्लाई करें तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगी, तो ये ट्रू है। a एंड k आर पैरेलल वेयर k इज पॉजिटिव, डेफिनेटली ट्रू है। a माइनस 3b a प्लस 3b आर इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, ये जरूरी है? फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। ये ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता है। ट्रू हो सकता है, कब होगा? जब ए नल हो। ए नल हो तो ट्रू हो जाएगा, और सेम वेक्टर हो जाएंगे जब बी नल हो। a plus 2b and 2a minus b are always unlike. a plus 2b and 2a minus b are always unlike vector. True or false? अगर b नल हो जाएगा तो लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, a नल हो जाएगा तो भी लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। अनलाइक वेक्टर होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, तो ये बोलेंगे इफ a एंड b आर नल, इफ a एंड b नॉन जीरो वेक्टर्स, किसका था? ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद में अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पर हम लोग आएंगे, क्योंकि सारे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है सारी सेटअप हो चुकी है। तो उसके लिए आपको पहले डायरेक्शन कोसाइंस और उसका कॉन्सेप्ट और बेसिक अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले आपको शेयर कर दूंगा। उस वीडियो को आप देख लेना, और उसके बाद सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर क्वेश्चंस करें। मंडे की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे 3 चीजों पे: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले उससे रिगार्डिंग जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी जो कॉन्सेप्ट होगा वो सारा मैं शेयर कर दूंगा, पहले से भी आप जानते हैं, तो वो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को यहीं पर मैं क्लोज कर रहा हूं। आपको दो वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन पर होगा, जो पोर्शन मैंने बोला था कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और ट्रेजेक्टरी का कॉन्सेप्ट पर, और एक वीडियो होगा जो
3D का, सॉरी वेक्टर अलजेब्रा का होगा, तो उसको आप देख लेना।